हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। एनएमपीएससी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। देखो बच्चों, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने आपको रक्त स्कंदन की क्रियाविधि के बारे में भी बताया था कि रक्त स्कंदन कारक क्या है, कौन कौन सी क्रियाविधि में इसमें भाग लेते हैं, कौन कौन से चरण हैं। रक्त स्कंदन की जो क्रियाविधि है वो 3 चरणों में पूर्ण होती है। सबसे पहला चरण था आपका सबसे पहला चरण वो था आपका बेटा प्रोथ्रोम्बिन, जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है उसका मुक्त होना। तो कोई भी चोटग्रस्त ऊतक से एक्सियो थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्लेटलेट संयुक्त होकर एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण करते हैं। ये दोनों थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है एक्सियो और एंडो, ये मिलकर थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम प्लाज्मा प्रोटीन के साथ संयुक्त होकर थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम का निर्माण करते हैं, जो कि प्रतिस्कंदन पदार्थ के रूप में जो कार्य करता है पेरिन, उसको निष्क्रिय कर देते हैं। दूसरा चरण था इसका प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन का बनना। तो यहाँ क्या है बेटा कि थ्रोम्बोकाइनेज जो एंजाइम है ये प्रोथ्रोम्बिन को कैल्शियम आयनों की उपस्थिति में थ्रोम्बिन में बदल देता है, थ्रोम्बिन प्रोटीन होती है। तीसरा चरण था आपका फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन का निर्माण होना। तो यहाँ फाइब्रिनोजन जो है ये प्लाज्मा में घुलनशील प्रोटीन होती है, जो कि थ्रोम्बिन प्रोटीन की उपस्थिति में बहुलीकरण के द्वारा, इसके द्वारा बहुलीकरण के द्वारा अघुलनशील फाइब्रिन प्रोटीन में बदल जाती है। फाइब्रिन प्रोटीन एक रेशेदार प्रोटीन होती है, जो कि घाव पर या चोटग्रस्त भाग पर या क्षेत्र पर एक जाल के समान संरचना बना देती है, जिसे हम रक्त का थक्का बनना कहते हैं। रक्त का थक्का बनने के बाद में इसके ऊपर एक हल्के पीले रंग के पदार्थ का स्राव होता है, जिसे सीरम कहते हैं, जो कि एंटीबॉडी बनाने का कार्य करता है। इसके बाद जो आज का टॉपिक था आपका वो था आपका रक्त वाहिनियां। तो ऐसी नलिकाकार संरचना, ऐसी नलिकाकार संरचनाएं जिनमें रक्त बहता है, जिनमें रक्त का संचरण होता है, उसे हम रक्त वाहिनियां कहते हैं। रक्त वाहिनियों के प्रकारों की बात करें तो 3 प्रकार की थी: आर्टरी, वेन, कैपिलरी, धमनी, सिरा और केशिकाएं। इनकी अगर संरचना की बात करें हम, तो धमनी और सिराओं की जो भित्ति है उस भित्ति में ऊतकों के 3 स्तर पाए जाते हैं: ट्यून का एक्सटर्ना, ट्यून का मीडिया, ट्यून का इंटरना। ये इसकी संरचना हो गई बेटा। सबसे पहले ट्यून का एक्सटर्ना की बात करें हम, तो यह धमनी व सिराएं जो हैं इनकी भित्ति का सबसे बाह्य स्तर होता है, संयोजी ऊतक का बना हुआ होता है। इसके अंदर अप्रत्यास्थ श्वेत कोलेजन तंतु पाए जाते हैं। दूसरा पार्ट था आपका ट्यून का मीडिया। तो यह मध्य स्तर होता है, अरेखित वर्तुल पेशियों से मिलकर बना हुआ होता है। इसके अंदर पीले इलास्टिन जो तंतु हैं जिनमें अंदर प्रत्यास्था का गुण पाया जाता है वो पाए जाते हैं। तीसरा है ट्यून का इंटरना। यह सबसे आंतरिक स्थल होता है, सल के उपकला ऊतक का बना हुआ होता है। इनकी जो आंतरिक सतह है वह चिकनी होती है। प्रकारों की बात करें हम तो धमनी, सिरा, केशिकाएं। सबसे पहले धमनी की बात करें हम तो ये शुद्ध रक्त को अर्थात ऑक्सीजन युक्त रुधिर को हृदय से लेकर शरीर के संपूर्ण ऊतक एवं कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। उन संरचनाओं को हम धमनी कहते हैं। धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन जो फुफ्फुस महाधमनी है उसके अंदर अशुद्ध रक्त बहता है। धमनियों में रक्त हमेशा तीव्र गति से बहता है, क्योंकि इनमें कपाट नहीं पाए जाते हैं। केवल महाधमनी का जो प्रारंभिक भाग है वहां पर अर्धचंद्राकार कपाट पाया जाता है। महाधमनी सबसे बड़ी धमनी होती है, जो कि शुद्ध रुधिर को शरीर के संपूर्ण भागों में पहुंचाने का कार्य करती है। इसके अलावा धमनियां साकित होकर धमनिकाओं का निर्माण करती हैं, जो कि अंतिम रूप से केशिकाओं के अंदर खुलती हैं। दूसरा है बेटा आपका सिरा। ये अशुद्ध रक्त को या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर को शरीर के संपूर्ण भागों एवं कोशिकाओं से लेकर हृदय में छोड़ने का कार्य करती हैं, जिन्हें हम सिराएं कहते हैं। सिराओं के अंदर हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन फुफ्फुस महासिरा जो होती है उसके अंदर शुद्ध रक्त बहता है। इनका व्यास अधिक होता है,
जिससे रक्त धीमी गति से बहता है। इनके अंदर जगह जगह पर कपाट भी पाए जाते हैं जो कि रक्त को वापस आने से रोकने का कार्य करते हैं। तीसरे हैं आपकी कैपिलरी केशिकाएं। ये भी एक प्रकार की रक्त वाहिनियां होती हैं जो कि अत्यधिक पतली होती हैं। इनका व्यास 4 से 10 म्यूएम होता है। इनकी अधिकतम लंबाई 0.3 mm होती है। इनकी भित्ति घुलित एवं भोज्य पदार्थों के लिए पारगम होती है, जहां रुधिर एवं केशिकाओं के मध्य जो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का जो आदान प्रदान होता है वो मिश्रण विधि के द्वारा होता है। केशिकाओं के अंदर रक्त जो है वो धीमी गति से बहता है, उसका रीजन भी यही है, धीमी गति से बहता है तो पदार्थों का आदान प्रदान आसानी से हो जाता है। अब आप अपने नोटबुक उठाएं और इस चैप्टर के नोट्स बनाएं। इस टॉपिक की कॉपी उठाएं, नोट्स बनाएं। मैंने आपको इसके चरण लिखा दिए थे तीनों, और चरण लिखाने के बाद आप हेडिंग लिखिए आप थ्रोम्बोप्लास्टिन का मुक्त होना। थ्रोम्बोप्लास्टिन का मुक्त होना। थ्रोम्बोप्लास्टिन का मुक्त होना पहला पॉइंट हेडिंग लिखिए आप। रक्त स्कंदन की जो क्रियाविधि थी उसमें मैंने 3 चरण लिखा दिए थे, उसके बाद में पहला हेडिंग लिखिए आप थ्रोम्बोप्लास्टिन का मुक्त होना। इसमें हेडिंग डाल के लिखिए आप चोटयुक्त ऊतक से एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन एवं प्लेटलेट्स के द्वारा एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण किया जाता है। ये दोनों थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयनों की उपस्थिति में प्लाज्मा की प्रोटीन से संयोग करके थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम का निर्माण करते हैं। यह एंजाइम प्रतिस्कंदक के रूप में कार्य करने वाले
कार्य करने वाले हेपेरिन को निष्क्रिय कर देता है। हेपेरिन को निष्क्रिय कर देता है। दूसरा पॉइंट लिखिए बेटा, दूसरा हेड लिखिए। अब इसके बाद प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में बदलना। प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में बदलना। थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम प्लाज्मा में उपस्थित थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम प्लाज्मा में उपस्थित निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन को कैल्शियम आयनों की उपस्थिति में सक्रिय थ्रोम्बिन में बदल देता है। सक्रिय थ्रोम्बिन में बदल देता है। तीसरा हेड लिखिए, फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में परिवर्तन। फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में परिवर्तन। फाइब्रिनोजन प्लाज्मा में उपस्थित घुलनशील प्रोटीन है। फाइब्रिनोजन प्लाज्मा में घुलनशील प्रोटीन है। फाइब्रिनोजन प्लाज्मा में घुलनशील प्रोटीन है जो थ्रोम्बिन प्रोटीन की उपस्थिति में वहुलीकरण द्वारा अघुलनशील फाइब्रिन प्रोटीन में बदल जाती है। फाइब्रिन प्रोटीन एक रेशेदार प्रोटीन है। फाइब्रिन प्रोटीन एक रेशेदार प्रोटीन है जो कि घावों पर एक जालनुमा संरचना बनाती है। जिससे रक्त का स्राव रुक जाता है।
रक्त का स्राव रुक जाता है, जिसे रक्त का थक्का बनना कहते हैं, जिसे रक्त का थक्का बनना कहते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बेटा, अगली लाइन से डैश करके लिखिए आप। रक्त का थक्का बनने के बाद, रक्त का थक्का बनने के बाद इस भाग में एक हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ का स्राव होता है। हल्के पीले रंग का एक तरल पदार्थ स्रावित होता है, जिसे सीरम कहते हैं, जिसे सीरम कहते हैं। जिसमें एंटीबॉडी उपस्थित होते हैं, जिसमें एंटीबॉडी उपस्थित होती हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, रक्त वाहिनियां। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, रक्त वाहिनियां। ऐसी नलिकाकार संरचनाएं, ऐसी नलिकाकार संरचनाएं जिनमें रक्त का प्रवाह होता है, ऐसी नलिकाकार संरचनाएं जिनमें रक्त का प्रवाह होता है, वे रक्तवाहिनियां कहलाती हैं। वे रक्तवाहिनियां कहलाती हैं। शरीर में निम्न तीन प्रकार की रक्तवाहिनियां पाई जाती हैं। रक्तवाहिनियां पाई जाती हैं। नंबर 1 धमनी, नंबर 2 शिरा और नंबर 3 केशिकाएं। इंग्लिश लिखी हुई है, हिंदी लिखी हुई है, लिख लीजिए आप। सबसे पहले धमनी, इसको इंग्लिश में आर्टरी कहते हैं। दूसरी है आपकी वेन, जिन्हें हिंदी में शिरा कहते हैं, BEIN। तीसरी है केशिकाएं, इंग्लिश में कैपिलरी, CAPALARY, कैपिलरी। कैपिलरी। डैश करके लिखो, धमनी व शिरा की भित्ति में, धमनी व शिरा की भित्ति में ऊतकों के, नेक्स्ट लाइन से डैश करके लिखना है आपको। धमनी व शिरा की भित्ति में निम्न 3 स्तर पाए जाते हैं। भित्ति में ऊतकों के निम्न 3 स्तर पाए जाते हैं। धमनी एवं शिरा की भित्ति में ऊतकों के
तीन स्तर पाए जाते हैं, बाह्य स्तर, मध्य स्तर, अंतः स्तर। बाह्य स्तर, मध्य स्तर, अंतः स्तर। नंबर 1 ऐड लिखिए आप, टूल का एक्सटर्नल या बाह्य स्तर। टूल का एक्सटर्नल बाह्य स्तर, यह धमनी एवं सिराओं में पाए जाने वाला, यह धमनी एवं सिराओं में पाए जाने वाला सबसे बाह्य स्तर होता है। यह धमनी एवं सिराओं में पाए जाने वाला सबसे बाह्य स्तर होता है, जो संयोजी ऊतक से बनता है, जो संयोजी ऊतक से बनता है। इसमें अप्रत्यास्थ, श्वेत कोलेजन तंतु पाए जाते हैं। अप्रत्यास्थ श्वेत कोलेजन तंतु पाए जाते हैं। दूसरा है आपका ट्यूब का मीडिया, मध्य स्तर। ट्यूब का मीडिया, मध्य स्तर। यह अरेखित वर्तुल पेशियों से बना होता है। यह अरेखित वर्तुल पेशियों से बना होता है। जिसमें पीले इलास्टिन तंतु पाए जाते हैं। जिसमें पीले इलास्टिन तंतु पाए जाते हैं। जिसके कारण यह प्रत्यास्थ होता है। प्रत्यास्थ होता है। तीसरा देखो ट्यूब का इंटरना, अंतः स्तर। ट्यूब का इंटरना, अंतः स्तर। यह धमनी व सिराओं का सबसे आंतरिक स्तर है। सबसे आंतरिक स्तर है। यह सल्की उपकला से बना होता है। यह सल्की उपकला से बना होता है। इस स्तर की आंतरिक सतह अत्यधिक चिकनी होती है। आंतरिक सतह अत्यधिक चिकनी होती है। इसके बाद में ये डायग्राम बनाना है आपको। ट्यूब का इंटरना सबसे अंदर, ट्यूब का मीडिया मध्य में, ट्यूब का एक्सटर्ना सबसे बाहर। इस डायग्राम को बना लीजिए आप।
अब हेडिंग लिखिए बेटा आप, रक्तवाहिनियों के प्रकार। रक्तवाहिनियों के प्रकार, और प्रकार में नंबर 1 लिखिए आप धमनी। हेडिंग लिखिए धमनी, आर्टरी। रक्त को हृदय से लेकर, रक्त को हृदय से लेकर शरीर के विभिन्न ऊतकों एवं कोशिकाओं तक पहुंचाने वाली वाहिकाएं धमनी कहलाती हैं। पहुंचाने वाली वाहिकाएं धमनी कहलाती हैं। धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। नेक्स्ट लाइन से लिखनी बेटा डैश करके। फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। धमनियों में रक्त प्रवाह तीव्र गति से होता है। इसलिए इनमें कपाट नहीं पाए जाते हैं। केवल महाधमनी के प्रारंभिक भाग में अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखिए बेटा, महाधमनी सबसे बड़ी धमनी होती है। महाधमनी सबसे बड़ी धमनी होती है जो कि हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती है। धमनी शाखित होकर पतली धमनिकाओं का निर्माण करती है। ये धमनिकाएं ऊतकों की ओर केशिकाओं में खुलती हैं। दूसरी हेडिंग लिखो बेटा वेन, यानी कि सिरा। केशिकाओं एवं ध्यान से लिखना, कैप पे लग रही है ये। केशिकाओं एवं ऊतकों से अशुद्ध रक्त को
वाहिकाएं स्राएं कहलाती हैं, स्राएं कहलाती हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखो बेटा इस तरह की, स्राव में सामान्यतः, स्राव में सामान्यतः अशुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन उपस्रा फेफड़ों से शुद्ध रक्त को हृदय के बाएं आलिंद में डालती है, बाएं आलिंद में डालती है। स्राव का मध्य स्तर पतला होता है, स्राव का मध्य स्तर पतला होता है, जिसके कारण इन नलिकाओं का अवकाश चौड़ा होता है, अवकाश चौड़ा होता है, और इनमें रक्त का प्रवाह धीमी गति से होता है, धीमी गति से होता है। श्राव में जगह जगह पर कपाट पाए जाते हैं, जगह जगह पर कपाट पाए जाते हैं, जो रक्त को विपरीत दिशा में जाने से रोकते हैं। स्राएं अशुद्ध रक्त को महाश्रा में डालती हैं, जो कि अग्र महाश्रा एवं पश्चिम महाश्रा के रूप में, जो कि अग्र महाश्रा एवं पश्चिम महाश्रा के रूप में हृदय के दाएं आलिंद में खुलती हैं। तीसरा हेडिंग लिखो आप, कैपिलरी केशिकाएं। हेडिंग डाल के लिखो केशिकाएं। ये एक प्रकार की रुधिर वाहिकाएं हैं, जो अत्यधिक पतली होती हैं, इनका व्यास 4 से 10 म्यूएम, इनका व्यास 4 से 10 म्यूएम एवं लंबाई 0.3 mm से अधिक नहीं होती है। इनकी भित्ति जल एवं
जल एवं घुलित पदार्थों के लिए इनकी विधि, जल एवं घुलित पदार्थों के लिए, घुलित पदार्थों के लिए पारगम्य होती है, पारगम्य होती है। इसलिए रक्त एवं केशिकाओं के मध्य, रक्त एवं केशिकाओं के मध्य विभिन्न पदार्थों का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है, विसरण द्वारा होता है। केशिकाओं के मध्य रक्त का प्रवाह, केशिकाओं के मध्य रक्त का प्रवाह अत्यंत धीमी गति से होता है, अत्यंत धीमी गति से होता है। ठीक है बेटा, अब देखिए आप, यहां तक आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आएगा आपका हृदय। हृदय एक पेशीय पंप की तरह कार्य करता है और पूरे शरीर को ब्लड सप्लाई करने का कार्य करता है। इसको हम आपको नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे। यहाँ तक के नोट्स आपके कंप्लीट होने चाहिए। कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं।